जी स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्वेश्चन में ओरिजिनल एंट्रीज पहले कर लेते हैं। ओरिजिनल एंट्री अभी तो हमने किया है। अच्छा आप मुझे बताओ, सोल्ड कार, 1 नवंबर पे सोल्ड कार का मतलब क्या है? गाड़ी डिलीवर हो गई है। 1 नवंबर पे डिलीवरी है तो सेल बुक हो जानी है पहले, पैसे आने हैं बाद में, लेकिन सारे नहीं, कुछ आ जाने हैं कुछ बाद में। तो सेल बुक करो 1000 प्लस 4000 की प्रेजेंट वैल्यू पे, और साथ ही उसी दिन कैश ले लो। मेरी ये राय है, ताकि आपके कोई तरतीब में फर्क ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पास पेपर 11 आ गया, पेज नंबर 532, और इसके अंदर मैं फिलहाल कर रहा हूं पॉइंट 1। तो ओरिजिनल एंट्रीज के लिए सबसे पहले मुझे वर्किंग चाहिए। तो वर्किंग 1 मैंने की, वही अपनी वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, और अब जरा सोचो, ये सोचो, साथ साथ सोचना है। सोचो, सेल आज है कैश बाद में है, या कैश आज है सेल बाद में। अगर कैश आज है सेल बाद में है तो लायबिलिटी बुक करनी है और सेल बाद में बुक होगी। और अगर सेल आज है कैश बाद में है तो सेल आज बुक होगी और डेटर बुक होगा, कैश बाद में आएगा। तो सेल आज है, कैश बाद में आना है, तो सेल बुक करे 1 नवंबर 2020। तो यहां पर आकर आपने सेल बुक करनी। अभी तो देखो 1000 रुपया आज ही आ जाना है, और 4000 को डिस्काउंट करे। 4000 कब रिसीव होना है? द बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इसको -2 कर लें। रेट क्या है सवाल में? कहीं गिवन होगा? सारे सवाल के लिए इकट्ठे गिवन है ना, 12%। 1.12 रेज़ टू पावर -2 लें जी। अब डेटर बुक हो गया जी आपका, कितने पे? 41। लेकिन इस 4189 में से 1000 1000 तो अभी के अभी रिसीव हो जाना है। तो सेम डेट के ऊपर मैं लिख लूंगा, लेकिन मैंने अपनी तरतीब नहीं छेड़ी। ठीक है, तो इसी दिन क्या आ गया जी? कैश। ये क्वेश्चन से मिला करता था। कितना? तो मैं यही कह रहा था कि कुछ बच्चे कहेंगे सर 4000 भी पकड़ लेते हैं। भाई मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। तो कैरिंग अमाउंट हमारी ये नवंबर 2020 पर कितनी आ गई? 3189। ठीक है, अब उसके बाद भाई कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड देखें या अपना ईयर एंड देखें? हाँ, अपना बाद में देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का ईयर एंड देखें। तो 1 नवंबर को अगर गाड़ी बेची है तो 1 साल कब पूरा होगा? 31 अक्टूबर 21 पे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही होगा। अच्छा, अब डेटर ग्रो होना है तो इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है 3189 का 12%। कितना? 383। अच्छा अब एक बात बताओ, चलो कैरिंग अमाउंट निकाल दो। वैसे नहीं हो तो आ गया कैरिंग अमाउंट पे। भाई को किस्त तो नहीं ना पे हो रही जी? 3572। अच्छा मेरे बच्चों, हमारा ईयर एंड अब जरा देख लो, ऐसे ना हो पागलों की तरह मैं करता चला जाऊं पूरा सवाल। एक और वर्किंग तब करूं, एक और स्टेप पे तब जाऊं जब मैंने अगले साल में जाना हो। अब मेरा ईयर कब एंड हो रहा है? मेरा ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2000। इसका मतलब मेरा काम यहाँ पे हो जाना है। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं आगे जाने की, क्योंकि 30 जून 21 तक का इंटरेस्ट इस 383 में पड़ा होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट 1 नवंबर 20 से 31 अक्टूबर 21 तक है। मुझे इसमें से चाहिए, 1 नवंबर से तो काम शुरू हुआ है, 20 से लेकर 30 जून 2021 तक, यानी नवंबर दिसंबर और अगले 6 महीने, यानी टोटल 8 महीने का इंटरेस्ट है वो हमने लेना है। बाकी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने के इंटरेस्ट है मेरे को स्वरूप करने। तो इससे आगे का काम तो वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। सवाल में जितना काम करना उतना ही करना है। ठीक है, अब ओरिजिनल होना क्या चाहिए था? ओरिजिनल होना क्या चाहिए था?
जी एंट्री करें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जरा एक मिनट देख ले जरा आगे उसने जो गलती की है, जरा मैं उसका नाम देख लूँ चीज़ों का। अकाउंट रिकॉर्डेड एंड रेवेन्यू के लफ्ज। अच्छा जी, अब रिसीवेबल डेबिट या डेटर कह दो, रिसीवेबल डेबिट, डेटर पर लिखा तो डेटर डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने लफ्ज रेवेन्यू लिखा हो तो फिर ताकि उसको जब रॉन्ग एंट्री में लूंगा तो काम चल जाएगा आसानी से। जी डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 4189 4189। उसके बाद दूसरी एंट्री इसी वक्त फौरन हुई, डेट्स की जरूरत नहीं है, बोलो हम अपने साल की फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 हम एंट्रीज कर रहे हैं तो डेट डालने की जरूरत नहीं है, चलने दें जी। उसके बाद ये 1000 रिसीव करो, जल्दी करो, कैश बेटा कैश, और जागो ओ हुनते जागो, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट कितने से 1000 से। और फिर ईयर एंड आएगा, ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 जून 2021 पर, तो 30 जून 2021 पर आपने एंट्री पास करनी है डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम पूरा 383 नहीं बल्कि इसका 8/12 रिकॉर्ड करना है। कितना 255। भाई ये तो होना चाहिए था। हाँ सॉरी, ये वाली चीज भी तो लिखी हुई है यार, इसको क्यों भूल गए। मैंने आपको कहा था अगर कॉस्ट की फिगर गिवन हो तो कॉस्ट के, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट यानी कि एंट्री थी ना डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इसी साल के अंदर एक और एंट्री भी है। चलो अब एंड पे आ गई है, एंड पे कर दो, उसके साथ कर लेते, लेकिन चलो कोई नहीं, अब इधर कर लो, खैर है जब याद आ गई तो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ कार्स है, कार्स की इन्वेंट्री, भाई मोटर काम ही उनका मोटर बेचना है, ठीक है। कितना जी 35। ले जी एक और बात कीजिए, एंट्री ओरिजिनल ये होना चाहिए था। ले जी अब रॉन्ग की तरफ जाते हैं, मतलब डन बाय अकाउंटेंट क्या है। अब देखो इसमें कोई मसला है तो बताएं, ये जो आपके सामने अभी काम हुआ है इसमें कोई मसला है तो बताएं, बोले बेटा। असल में अकाउंटेंट ने जो किया है वो उसने जो किया बस वही लिख लेना है, और उसमें भी जो कहेगा बस उसी को लिया करते हैं हम। आप बचपन में करेक्शन करके आए हैं, 55 में भी हुई जा रही है अभी तक, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं ओरिजिनल एंट्री से, आप मुझसे बहस कर सकते हैं ओरिजिनल एंट्री में, पर डन बाय अकाउंटेंट में मेरे से क्या बहस करेंगे आप। जो उसने किया बस उसने किया, तो जो सवाल ने एक्सप्रेसली बोला है वो हमने करना है, और जिस बारे में चुप होता है वो हम चीज सही एज्यूम करके ही चलते हैं। अब गलती की तरफ आए, अब वो कहता है यकम नवंबर पर ये सब हुआ, अब हमें तो वो करके दिखाया ना जो होना चाहिए था। वो क्या कह रहा है, बड़े मजे के सवाल हैं, यू विल एंजॉय दिस स्टैंडर्ड। पता नहीं आप सुस्त थोड़ा सा हुए, मैंने शुरू में जरा थ्योरी पढ़ा दी, माजरत, कल आते साथ धुआंधार बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह, सवालों पे ही चले जाएंगे, ठीक है ओके, ताकि आप पहले तेज हो फिर इवेंट पर ढीले पड़ रहे हो ना। असल में मैंने वो पार्ट बी के अंदर थोड़ा सा शायद गपशप वाले काम करने हैं ना, फाइनल अकाउंट का I-37 का ऐसे, तो फिर मैंने कहा थोड़ा पहले ज़रा वो थ्योरी कर लूँ, ये 9 एंड पे थ्योरी ही आ जाए तो फिर तो सारे लम्हे पे होने सन। अच्छा, द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ, अरे कहता है अकाउंटेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है सिर्फ कितना 3.5 मिलियन। अच्छा, अब अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटेंट वो कैश को तो भूलता नहीं है, आपको पता है। डन बाय अकाउंटेंट, उसने क्या बोला, उसने बोला अकाउंटेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया टू द एक्सटेंट ऑफ 3500, को मसला। दूसरी बात, कैश आया है ना, कैश, तो कैश का रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट कभी नहीं भूलता। अब जब ये एंट्री कर ली हमने, तो अब हमारी एंट्री मुंह फाड़े खड़ी है, ये बराबर ही नहीं है। अब 2500 के बारे में क्या अज्यूम करें, रिसीवेबल ही बुक करेगा ना भाई। इतनी बात को ये बात सवाल ने बताई, बाकी नॉर्मल क्या है,
एक बंदा कह रहा है 1000 रिसीव हुआ और कह रहा है मेरा रेवेन्यू 3500 है और मुझे 1000 आ गया, तो बाकी भी उसने क्या बुक किया होगा? रिसीवेबल ही बुक किया उन्हें। ये बस असल में आर्ट है जिसमें गड़बड़ हो जाती है। तो कोई उत्थे डेटर थे, उत्थे रिसीवेबल, डेटर करो ना, अब एक जैसा लफ्ज वहां रिसीवेबल करते, फिर यहाँ पे भी वैसे इसने लफ्ज रिसीवेबल बोला था, वहां में रिसीवेबल लिखता, यहाँ भी करता और सब कुछ वैसे ही चलता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो, यानी उसने फिर डेटर बैलेंसिंग हमने जो निकाला है वो डेटर रिकॉर्ड किया 2500। ठीक है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट उसने इस तरह से की। अच्छा, और द कॉस्ट ऑफ, उसने कहा है जी द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। ठीक है, तो ये तो उसने जब कॉस्ट ऑफ कार के बराबर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, तो दूसरी बात यही अज्यूम की जा सकती है कि कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री उसने कर दी है, सिंपल। ठीक है, और कहते हैं रिमेनिंग रेवेन्यू वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन रिसीट ऑफ बैलेंस फ्रॉम एल। कहता है जब बाकी 4 रिसीव होगा ना पूरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम उस वक्त बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जिस चीज़ के बारे में खामोश है उसके बारे में आप भी यही अजम्पशन लीजिए कि वो जो काम होना था वो हो चुका है, उसके बारे में कोई टेंशन ना लें। 3500 मसला सिर्फ उसने एक बताया है, बाकी कुछ भी नहीं बताया। मसला उसने सिर्फ एक बताया, वो क्या? उसने रेवेन्यू जी सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किया कि जितनी कॉस्ट है उसमें कहा जी इतना ही बस मैंने अब रेवेन्यू फिलहाल बुक कर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लें तो अब जगह बच जाएगी। रेक्टिफाइंग एंट्री, हाँ जी, ट्राई मारो। अब तो सारा कुछ हो गया, पता लगे आपको, फिर खाला जी का घर नहीं है, आए और चाय पी और गए। IFRS 15 को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। काम तो वही था, लेकिन देखो, लेकिन कोई नहीं, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट। आज कितना दिन है इसको? दूसरा। और लेवल अपना चेक करो, आप पास पेपर पे पहुंच गए हो। ये इतना आसान स्टैंडर्ड है, ये तो इसके हालात है। अच्छा जी, कैलकुलेटर पकड़ लो। तरीका वारदात लिखो कैलकुलेटर पे, +4189 -1000 +255 कितना आता है? प्लस में, प्लस आपने डेबिट रखा था, ये ज़हन में रखना। ठीक है, 354 से डेटर्स को डेबिट, नेट में देखा डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, और डेटर्स अभी सिर्फ 2500 से ही डेबिट हुए, यानी जितने से डेबिट होना था उससे कम डेबिट हुआ। तो फिर हमने कहा जी ये हमारी रिक्वायरमेंट है, रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, जो भी कह लें। तो हमने यहाँ पर आकर लिखा कि जी डेटर जितने से डेबिट होना था उससे कम डेबिट हुआ तो मजीद डेबिट कर लो। कितना बोला आपने? 3444 माइनस हो कितना गया है, तो कितना? 944 से डेटर को डेबिट कर। ठीक है, अब फिर पकड़ लो उसको, रेवेन्यू को 4189 से क्रेडिट होना था, बस 4189 से क्रेडिट होना था, हुआ सिर्फ 3500 से क्रेडिट है। तो सही करने के लिए इसको मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा जी। कितने से क्रेडिट कर दें? यहाँ पे लिख भी देना ताकि उसको भी पता लगे कैसे। 4189 माइनस 3500 689। नेक्स्ट, बाकी इधर देखो, कैश डेबिट होना था, हो गया, इसको तो कुछ ना करें। ये होना था, हो गया, होना था, हो गया, रह क्या गया? सिर्फ इंटरेस्ट इनकम। चलो फिर दरमियान में जगह रहेगी मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होनी थी, नहीं हुई तो रिकॉर्ड कर लें। अब ये बराबर होना चाहिए, बराबर 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 0.1 ले। ये आपका पॉइंट नंबर 1। एंजॉइंग, यू विल एंजॉय। अगर अभी नहीं कर रहे तो करने लग जाएंगे एंजॉय। सर जबरदस्त है,
बिल्कुल एप्लीकेशन आपको अब नजर आने लग गई है इसकी। अगर कहीं पे भी आपको इस तरह से आगे पीछे पैसे नजर आए तो आपने फौरन अगले को कहना है IFRS 15 तुम पकड़ लेना, ठीक है। जाके आप क्लाइंट पे ऑडिट करेंगे कैफ के बाद, आप देखेंगे 2-2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और रेवेन्यू बुक किया हुआ उसने जनाब अपने हिसाब से वो उसी वैल्यू के ऊपर या ऐसे कुछ अवला मारी हुई हैं। ये सारा कुछ अब आप करने के काबिल होते जा रहे हैं। बड़ा ही कीमती स्टैंडर्ड है, सारे कीमती हैं लेकिन ये उनमें ज़्यादा कीमती है। सेकंड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट है। सेकंड तो अभी आज नहीं हो सकती, शायद कल आप इस काबल हो जाएं, काबल बनो, काबल मुस्लिम मौलवी कह रहे थे। जी फोर्थ पढ़ें, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन मैंने करवाना है अभी तो। ऑन 20 फरवरी 21 पढ़ा है सवाल कम से कम। हमारे साल के अंदर ही क्या हुआ है 20 फरवरी को, PML सोल्ड कार डी टू डेल्टा, सोल्ड 20 फरवरी पे गाड़ी बिक गई है, डिलीवरी इधर भी आज ही हो रही है। कार डी बेची है लेकिन विद 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस, फ्री शुरू कुछ नहीं होता पता ही आप, at a lump sum payment of 3.6 million. Now what is this 3.6 million? This is not cash beta, this is transaction price. हाँ कैश, ये कैश में रिसीव हो गई स्टार्ट में, अच्छी बात है, ना भी होती तो यही ट्रांजैक्शन प्राइस है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस। छुट्टी की थी कल आपने, अच्छा। अब पेमेंट वॉज मेड ऑन, हाँ आप बताओ, आप कह रहे थे कैश है, पेमेंट तो यकम मार्च, यानी कि 20 फरवरी को उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही किया है फिर शायद, ठीक है। अब अगर ये भी एक मसला आएगा आने वाले दिनों में कि कॉन्ट्रैक्ट के दिन कुछ पैसे आ जाएंगे तो उसका क्या करना है, वो बात की बात, अभी फिलहाल तो मामला नहीं ना हुआ, अभी तो सुकून ही है, शुक्र करो कि सिर्फ 20 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 8 दिन बाद फिर यकम मार्च को अपॉन डिलीवरी ऑफ कार डी पेमेंट जो है वो कर दी गई, यानी यकम मार्च को ही आपकी गुड्स भी डिलीवर हो रही हैं, ठीक है, डिलीवरी भी है, प्लस इसी दिन कैश भी। अब तो हम ये भी देखने लग गए हर ट्रांजैक्शन में, ऐसे ही है ना। चलो अच्छा, अब तो कैश आज आ गया है, लेकिन आज मसला दूसरा है, आज मसला दूसरा है। आज मसला ये है कि कैश रिसीव किया उसने लंप सम, लेकिन PO 1 नहीं 2 हैं, PO 1 नहीं 2 हैं, क्या, टू डिलीवर अ कार एंड टू प्रोवाइड 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज। तो कार भी है और सर्विसेज भी है। अब वो कहता है रेवेन्यू ऑफ 1 पॉइंट, ये तो गलती है, गलती को जरा बाद में देखते हैं। PML normally sells car and सर्विसेज सेपरेटली एट इतने, ये क्या है, ये स्टैंड अलोन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस। लो जी, काम तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंटिंग वाला चक्कर तो कोई नहीं है, लेकिन अपनी वर्किंग तो करें ना फटाफट। अब देखो PO 1 से ज़्यादा हो गई, ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करना है, तो क्या करेंगे भाई, वर्किंग 2 करेंगे, ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस, 2 ऑब्लिगेशंस हैं, कार और मेंटेनेंस सर्विसेज। कार की स्टैंड अलोन प्राइस क्या है, स्टैंड अलोन अकेला खड़ा करके कार को कितने का बेचते हैं, अलग खड़ी हो जो कार उसको कितने का बेचते हैं, फिर सिर्फ सर्विसेज लिख रहा हूं मैं, ओके। 3.5 मिलियन में चल रहा सवाल, 1000 में चल रहा है, ओके। 3500 की कार बेचते हैं और 300 की सर्विसेज, तो ये जनाब आपकी 3800
की ट्रांजैक्शन होती है स्टैंड अलोन अगर प्राइस हो तो, यानी कि अगर अलग अलग कोई बंदा गाड़ी इनसे ले, सर्विसेज अपने मिस्त्री से मेंटेनेंस करवाएगा, जी मेरा तो अपना मिस्त्री है मैं उससे काम कराऊंगा, तो सिर्फ गाड़ी कितने की बेचते हैं ऐसे लोगों को 3500 की। और कोई बंदा अगर सिर्फ सर्विस लेने आया कहे जी मेरे पास तो वैसे टोयोटा वाले करते नहीं, होंडा वाले सर्विस, बहरहाल चलो मिसाल के तौर पे जी मैं जो है वो गाड़ी तो मैंने पहले ले ली थी दूसरे शोरूम से, दूसरे होंडा डीलर से, लेकिन मुझे उनका काम को पसंद नहीं आया तो मैं आपसे सर्विसेज लेना चाहता हूँ। तो अगर कोई वैसे सर्विसेज सिर्फ लेने आ जाए तो फिर 300 रुपये की सर्विसेज देते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने में तय पाया है, लंप सम, तो ट्रांजैक्शन प्राइस सवाल में गिवन थी कितनी, 3600। मैंने कहा था ये ब्लैक सारा आपको सवाल में गिवन होगा और ब्लू हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब डिस्काउंट तो आ गया ना, 200 रुपये का डिस्काउंट है, ये 200 रुपये के डिस्काउंट को हमने क्या करना है, एलोकेट करना है। तो एलोकेटेड आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। इसके लिए क्या करोगे जी, ट्रांजैक्शन प्राइस को पकड़ोगे इनटू 3.5, 3500 ले लो। हाँ जी 3500, 3.5 और 3.8 करने लगा था मैं, पर नहीं, डांगा 35 पावे आप पावे छुट्टी कर लो, कोई मसला नहीं। 3800 जी बेटा, 3316। इसको अब बैलेंसिंग निकालो यार, बस करो, बड़े हो गए। अच्छा, अब होना की चाहिए सी, दसो जी, मैनू दसो भाई। ये तो सिखाया है कल से एंट्रीज का, सबसे पहला काम ही यही किया था भाई। बर्गर फ्राइज बोतल भूल गए हो, पहला सवाल भूल गए हो, ऐसे डिस्काउंटिंग में खोए, ऐसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ऐसा नहीं करना, जो कर रहे हैं वो नहीं भूलना। अच्छा जी, अच्छा अब बोलो जी, होना चाहिए था आज इसने कार 1 मार्च को कार डिलीवर कर दी, तो पैसे सारे रिसीव कर लिए लंप सम, बोलो, तो कैश आ गया कितना, 3600। रेवेन्यू कार का रेवेन्यू, बस ठीक है, रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू उसने रेवेन्यू लिखा हुआ, ठीक है, रेवेन्यू ही है ना। सर्विसेज ये इनका भी काम, ये इनके को अदर इनकम नहीं, इनकी कोर एक्टिविटी होती है, ये भी इनकी इनकम ही होती है, मेन इनकम ही होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू कार का पूरा 3500 रिकॉर्ड करना है क्योंकि पीओ सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन सर्विसेज के लिए तो अभी शापर में डाल के थोड़ी मेंटेनेंस सर्विसेज दे देनी है। ये क्या, हाँ सॉरी भूल गया, डांगा जी 284। लो जी, ये करना था आपने, और फिर ईयर एंड पे जितनी सर्विसेज दे ली हैं उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था। अब आए किस दिन ये काम हुआ है, यकम मार्च 21, मार्च अप्रैल मई ते जून, कितने मंथ्स आपने सर्विसेज दे ली थी, अब बोलो हैं। मैंने गिनती भी की है, फिर भी नहीं बोलना, फूटना नहीं मुंह से। 4 महीने मैं सो जाऊंगा खड़े खड़े पढ़ाते, इतने तुम लोग सुस्त हुए हो आज। हाँ जी बोलो, नहीं क्या एंट्री, लायबिलिटी को डेबिट करें और रेवेन्यू को क्रेडिट कर, ठीक है। अब ये रेवेन्यू क्रेडिट करना है, तो आपने कहा जी 284, तो इसके सारे साल की इनकम थी, 4/12 को बना लें अब इनकम 95। लो जी, ये जनाब होना चाहिए था। अब ये तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं ना, इसमें मसला ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज में मुसीबत पड़ती है, ये तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं होता, सीख जो लिया एक बार तो यही है बस सवाल, और क्या है, ठीक है। अब आते हैं जनाबे मन 2-3 मन ने क्या किया। हाँ जी अकाउंटेंट भाई की चंद चढ़ाया, सानू ही मगरों लाया, दसो भला की कीता जे। कहता था रेवेन्यू ऑफ 1.2, अपने लो ना उन्हें 3600 को 4/12 कर दिया। कहता रेवेन्यू ऑफ 1.2 हैज बीन रिकॉर्डेड। चलो जी, अब इसका मतलब उसने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया है, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया है, बोलो सवाल पता है 1200। अच्छा, लेकिन कैश कितना आया है, कैश कितना आया है, कैश तो 3600 आया था ना। अब अगर 3600 कैश आया है
और उसने रेवेन्यू सिर्फ 1200 रिकॉर्ड किया है, तो अपने वालों फिर उन्हें बाकी एडवांस, बड़ी सादा सी ट्रांजैक्शन उसने किया अपनी तरफ से। उसने कहा जी 3600 आ गया, अब ये 3600 को 12 महीने में रिकॉर्ड कर लो। 4 महीने गुजर गए हैं, ओ भाई गाड़ी का भी रेवेन्यू तुम 12 महीने में रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पीओ सेटिस्फाई होगी पहले दिन नहीं, उसका सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था। गलती समझ आएगी? तो बाकी फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक की थी 2400। और कोई कॉस्ट शॉस्ट गिवन है गाड़ी की? बोलो नहीं, तो ठीक है, बस एंट्री एक ही है। अब जनाब बारी आती है जी रेक्टिफिकेशन की, तो शुरू हो जाओ भाई। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ भी ना करें। रेवेन्यू क्रेडिट होना था, कैलकुलेटर माइनस, क्रेडिट को ना माइनस लिखा करो जरा, ऐसे जरा अलग रहता है, ठीक है ना? कैलकुलेटर पे करना सीखो ना। अब तो माइनस 3316 माइनस 95, थ्री फोर, बेटा नहीं, 3316 भी माइनस है और 95 भी माइनस है, ये बन जाएगा 3411। तो क्रेडिट होना, बेटा आप ना कैलकुलेटर पे यूं लिखो ना मेरे बच्चे। अब ये मसला है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना, आप जल्दी जल्दी सीखना है हमने। पहले इस पे भी माइनस डालो ना, आपने इस पे कुछ डाला नहीं होना, वो नेट हो रहा होगा मुझे लगता है। हाँ अच्छा, अब बताओ जी ये कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 3411 बोला तुसी। अब ये मैंने इसलिए कहा ना कि जो भी एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, बस सामने एक रूल बना लिया, कैलकुलेटर पे करना है ना, वो नहीं होता काम, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो सिखाने के लिए था कि ये प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, हम कैलकुलेटर पे अब ये रूल, अब आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेटर पे है ना, ये रूल है हमारा कि जो भी डेबिट हुआ करेगा हम प्लस लिखा करेंगे, क्रेडिट हुआ करेगा तो माइनस, ठीक है ना? फिर बाद में देख लेंगे क्या चीज है सीधा करने के लिए। अब क्रेडिट होना चाहिए था रेवेन्यू को माइनस 3411, कैलकुलेटर बता रहा है क्रेडिट होना चाहिए था। नेट हो गया ना सारा कुछ, नेट भी हो जाएगा, ग्रॉस भी हो जाएगा, यानी कि इतना ये क्रेडिट होता, डेबिट ज्यादा होता और वो नेट में डेबिट आता तो आंसर प्लस आ जाता, तो आपको पता लग जाता कि डेबिट होना चाहिए, तो इस तरह से चलेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब क्रेडिट होना चाहिए था रेवेन्यू 3411 से, होना चाहिए था 3411 से, हुआ है सिर्फ अभी तक 1200 से क्रेडिट, तो इसका मतलब मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 3411 माइनस 1200 हो गया, बाकी कर लो। डबल टू होता सी, आजकल 2211 हो गया जी, वक्त बदल गया है जी। आगे बढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 284 से क्रेडिट करना था, लिखो माइनस 284 प्लस 95। क्या होना चाहिए था? नेट में 189 से क्रेडिट होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2400 से क्रेडिट हो गई, तो 2400 माइनस कितना बोला था आपने? तो डेबिट कर दो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, कितने से? यही होना है। दोबारा देखो, कैलकुलेटर पकड़ो, चलो शाबाश, सारे निकालो कैलकुलेटर, चलो ये देखो माइनस 284 प्लस 95, आंसर 189 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हो गई क्रेडिट बहुत ज्यादा। तो अब जितने से क्रेडिट ज्यादा हो गई उसको सही करना है ना, तो हमने यहाँ पे आकर लिखा 2400 से क्रेडिट हो गया हुआ, हालांकि होना चाहिए था 189 से, तो आंसर क्या आया? चलो जी कहानी खत्म हो गई, कैश तो वैसे ही सीधा हो गया। तो ले जनाब ये आपका क्वेश्चन नंबर, तो एक मुश्किल सवाल हमने आज पहले ही कर लिया, पहले हाथ ही। मुश्किल क्या है? मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपका रोज पढ़ना है, संडे बगैर पढ़े गुजार दिया आप लोगों ने, है को गल करना ली। अच्छा, अब एक और काम यहाँ पास पेपर में तो आए हुए हैं, 5 मिनट में एक और काम भी कर लेते हैं यार। वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस कल पे रखते हैं, ठीक है? अभी 2 पास पेपर और कर लेते हैं। वैसे एक्स्ट्रा क्लास में किया जा सकता था जो अगला सवाल सेल रिटर्न वाला, लेकिन
वैसे आपस की बात है, कॉन्टिन्यूटी में ये क्लास होनी है ना? क्या ख्याल है? जो पार्ट बी भी होना है तो कोई नहीं, वो भी शुरू कर देंगे। अगर ये काम होगा जो पहले करना है तो उसके बाद वो चलाते जाएंगे। या ओवरडोज होने का डर लगा तो फिर मैं रोकूंगा, ठीक है ना? इनको एब्जॉर्ब भी तो करना होता है ना बेटा कॉन्सेप्ट को। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे तो इसकी भी तैयारी तकरीबन हुई पड़ी थी, बस फर्क सिर्फ ये है कि ये सर्विसेज है और कैश और रेवेन्यू अलग अलग साइड पे है ना, सर्विस, इसलिए अभी फिलहाल इसको छोड़ रहा हूं मैं। और ये भी बी पार्ट हो सकता है जी हमारा, कर लें। अच्छा जी, हमने ये काम जो अभी किया एलोकेशन वाला, इसी काम को ज़रा दोबारा करना है, लेकिन एक नया काम बीच में आ गया। क्या? ये 5 नंबर का सवाल है। कहता है कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो भी कर रहे थे, जो पहले दिन किया था वही। हाँ जी हाँ जी। इन केस PL ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल ऑफ, कहता है एक कार्टन के अंदर सारी प्रोडक्ट्स डाल के इकट्ठी टोटल 260 की अगर ऑफर लगा दें तो फिर जैसे आपको फ्राइज, बर्गर, बॉटल इकट्ठा मिला था तो पैकेज लगा था, तो C1, C2, C3 ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको वो कह रहे हैं जी इकट्ठा हमने एक में डाल देना है डब्बे में, और इस डब्बे की इकट्ठी कीमत, वो कहते हैं ना वो बचत पैक बनाते हैं जो इस तरह से चीज़ें मिलाकर, ठीक है, साथ कैचअप लगा दिया साथ, वो इस तरह करके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या जी C1, C2 और C3 इनको मिलाकर एक डिब्बे में डालेंगे और इस पूरे डिब्बे की प्राइस होगी 260। तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस होनी है हमारी, ठीक है। अब आगे पढ़ो। यहां तक तो मसला कोई नहीं था, यहां तक तो कोई मसला नहीं था कि हम क्या करते, हम यहां से 300 पकड़ते और हम कहते जी ये जी C1, C2, C3 है और ये जी 300 स्टैंडर्ड प्राइस है और ये जनाब 260 है। तो 5 नंबर का सिर्फ ये काम है। नहीं, एक छोटा सा बीच में उन्होंने ट्विस्ट और डाला। वो क्या था? प्लूटो सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल टू एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। C1 1 लाख, C2 90, C3 1,10,000। PL regularly sells a carton each of C2 and C3 together for 170। मतलब ऑलरेडी एक डिस्काउंट ऑफर्ड है, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा आ जाए और वो C1, C2 हमसे इकट्ठा ले तो हम वो C2, C3 हमसे इकट्ठा ले तो वो 2 लाख वाली चीज हम ऑलरेडी इसको कितने में दे रहे हैं। तो इस कस्टमर, इस कॉन्ट्रैक्ट को सारा डिस्काउंट एलोकेट नहीं किया जा सकता, 2 प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। तो 2 स्टेप्स के अंदर हमें ये एलोकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये 9 का बी कर रहा हूं मैं, पास पेपर 9 का बी। ये बात कुछ समझ आई है कि आपको जी 3, अच्छा 9 में भी देख के आया हूं, 9 भी करना है हमने, देख के आया हूं, उसमें भी था, वही दिमाग में बैठा हूं, वो जाके करना है भाई। ये तो करो उमैर साहब, अभी तुम आप आगे दौड़ पीछे छोड़, कोई मैं समझा लूंगा यार आपको। हाँ जी, हाँ जी बोले। स्टेप 1 सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने सबसे पहले देखिए, सबसे पहले E2, E3 जो कि रेगुलरली बिक रहे हैं ऑलरेडी डिस्काउंट पे, बात समझिए ना। हम ये कह रहे हैं भाई ये नहीं करना, मैं 1 मिनट के लिए ये नहीं करना कि C1, C2, C3 100, 90, 110, टोटल 300, 260, ये 60 रुपये, ये कितना 40 रुपये का जो डिस्काउंट है, ये सबको क्यों जाए? सबको नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दोनों तो ऑलरेडी पहले ही डिस्काउंट के ऊपर दी जा रही हैं। तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग देखता है ये स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। तो सादा सी बात है, इस कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, इस कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या पूरे का पूरा ये कितना बनता है? 300 ही बना था ना, बोलो ये 300 ही बना है ना, और ये 260 है, तो पूरे का पूरा 40 क्या इसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्काउंट है? क्या पूरा 40 आप इस कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं? ना ना, कोई भी आ जाए
एरा गैरा नथु खैरा, C2 C3 जो है वो लेकर जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑलरेडी। तो ये हमारा जो कज़न आया है इसके लिए हमने ये स्पेशल ऑफर लगाई है। तो स्पेशल ऑफर फिर सारी कज़न को ना आसान चढ़ाओ, ठीक है, सारी इसी प्रोडक्ट को ना चार्ज, सबको प्रोडक्ट को चार्ज ना करो, दो पहले ही ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर है। अब स्टेप 1 में फिर क्या करना है, पहले हमने एक स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी है अलग से, मतलब इनकी E2 और E3 की, ठीक है। ये स्टैंड अलोन प्राइस जो सवाल में गिवन है वो क्या है जी, बोलो बोलो बोल दो, खुद देख लो, 90 और 110। तो इसको पहले लिखा हमने E2 E3, C2 C3, C2 एंड C3 आर सोल्ड। तो कितना जी, 90 और 110। अगली बात देता हूं जी, 1 मिनट। टोटल हो गया 200 और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है जिस पर हम अभी रेगुलरली बेच रहे हैं, कहते हैं हर एक जो भी आया उसको, ये बचत पैक ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है 1,70,000 रुपए का। अब आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है। अब बताओ जी, 170 इंटू 90 बाय 110, आंसर इज 70 एग्जैक्ट। चलो अच्छा, फिर अगर बाद में मैच करोगे तो फिर मैच नहीं होगा, ठीक है जी। 90 बाय 200, तो फिर भी जवाब सही आया था। आपने जवाब सही निकाला होगा ना आप लोगों ने, मेरे वाला नहीं ना देखा होगा। 90 ओवर 200 जी बच्चियों, 76.5, ठीक है। उसके बाद इसको बैलेंसिंग निकालो, बस टाइम ना जाया करो। कितना, डन हो गया। अब देखो बच्चों, असल में अब वो 90 और 110 रेलेवेंट नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इधर देखो, मैं आपके सवाल में क्या चेंज करने लगा हूं। मैं ये देखो, मैं स्टेप 1 में जो स्टैंड अलोन प्राइसेस निकाल के लाया हूं उनको इधर लिखूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। मैंने छुपाया नहीं, मैं रिप्लेस कर रहा हूं सामने आपके। 76,500 और कितना था, 93,500, 93 नजर आ रहा है मुझे बस जी, ठीक है। ये आपने किया कहां पे, स्टेप 1 में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस पैकेज के अंदर लगा हुआ है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ये सारा डिस्काउंट नहीं एलोकेट करना, ये तो पहले से ही ऑलरेडी डिस्काउंटेड फिगर्स हैं। तो स्टेप 1 में ये हो गया। अब जब स्टेप 2 में जाएंगे तो स्टेप 2 के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स रख लेनी है, ठीक है। तीनों प्रोडक्ट्स रखेंगे, तो E2 नहीं, E1 E2 E3 अब तीनों आ गई। स्टैंड अलोन प्राइस जी, E1 ये तो अकेली 100, E2 अब 76.5। देखो मैंने वो इसीलिए सवाल के मुंह पे काट दिया उसको कि ये अब है ही नहीं, समझो 90 और 110 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ आ रही है। अच्छा, और तीसरा 93.5। तो क्या बन गई जी, स्टैंड अलोन प्राइस। हाँ यूं बोलो ना कि 200 270, हाँ तो यूं बोलो ना 270 वाली चीज अगलों को 260 में दी है। अब आपके कजन का डिस्काउंट सही वाला निकला। पहले आप तो ज्यादा ही खाम खा उस पर आसान चढ़ा रहे थे, गलत कर रहे थे। आप सारे जहान को वो डिस्काउंट दे रहे थे 30 रुपया, तो वो डिस्काउंट ऑलरेडी जो एलोकेट करो पहले। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्काउंट बजाय वो कितना बना, ये जी 270 स्टैंड अलोन प्राइस है, यानी ऑलरेडी स्टैंड अलोन प्राइस, वो ऑलरेडी एक पैकेज के तौर पे ये बिक रहे हैं। सॉरी यार, E2 E3 दोनों ये ऑलरेडी एज अ पैकेज बिक रहे थे, ठीक है। चले खैर, तो ये कितना बन गया जी, 260। अब एलोकेट करेंगे आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, ऑल आप पढ़ते होंगे, ऑल है ना जी। 260 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 270, 96 एग्जैक्ट 96। ओके फाइन, फिर पीछे मैच ना करना। दूसरी बात, 260 इंटू 76.5 डिवाइडेड बाय 270, आंसर इज 70
4 कर लें, बच्चे कह रहे हैं जो भी कर लें, इधर तो बैलेंसिंग मैंने निकाल ही लेना। मैं ये कह रहा हूँ फिर बैलेंस मैच ना करना बस सोल्यूशन से, उधर मेरे ख्याल में अगर रुपीज में हुआ हो तो फिर पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा। जी कितना 90। तो ये उसने कहा था क्या करो कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइसेस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट इन केस पीएल ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 2,60,000। समझे क्या समझाऊं? ओके तो फिर पास पेपर 9 वाला सवाल फिर आप करो पहले। स्टूपा लिमिटेड सेल्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, खेती करें। अब 6 नंबर का सवाल है। अब ये आया था ऑटम 20 में। E1 हीटर है, E2 कूलर है, E3 फ्रिज है। हीटर को निकाल ही दें यार, इतनी गर्मी पहले हुई हुई है। फैन है, एसी है। यार कीमत नहीं सही लग रही, तुम लेने ना आ जाओ ये वाली। वैसे तो फ्रिज की भी कीमत नहीं लग रही, चलो क्या करें फिर। चलो ठीक है, एसी कूलर, जब वो चाइना का कूलर, चाइना का एसी है ठीक है। चाइना आजकल बहुत उत्ते हैज बीन प्रूवन है ना। जी बच्चों कैलकुलेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। ठीक है लगा दो। कहता है एसएल ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ अबव प्रोडक्ट्स फॉर 90, यानी एसी कूलर ते फ्रिज 90 का। एक भाई आए दुकान पे, उन्होंने कहा जी मुझे एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए। हमने कहा टोटल 90 में देंगे। अब उसने ना उनके ऊपर लगी हुई कीमत देखी तो कीमत क्या नजर आई? कीमत नजर आई है जनाब 50 और 60 110। कहने लगा अच्छा 1,10,000 वाली चीज़ मुझे 90 में मिल रही है। हमने कहा नहीं यार झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात समझ आई हैं? हमने कहा, उसने क्या देखा ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये सारों के ऊपर क्या लिखा हुआ था 1 लाख, टोटल क्या तो 1,10,000 बनता है ना। ऊपर लिखा होता है टैग लगा होता है, टैग अलग अलग इतने के बिकते हैं। हाँ बंदे ने कहा भाईजान मुझे एक एसी भी चाहिए, एक कूलर भी चाहिए, एक फ्रिज भी चाहिए। मैंने कहा ओके नो इशू, कितने के मिल जाएंगे ये तीनों अगर इकट्ठे लूँ आपसे ही? इस तरह से डिस्काउंट होता है ना। बंदा कहता है तीनों चीजें आपसे ले रहा हूं, मैं इसी साल दुकान से नहीं लेता, मैं कूलर पिछली दुकान पे छोड़ के आया हूं, सारी चीजें आपसे लेने लगा हूं। यार कुछ तो डिस्काउंट दो, तीनों अगर आपसे लूं तो कितना डिस्काउंट दोगे? आपने कहा यार 1,10,000, आपने 90 में दे दूंगा, 90 में तीनों चीजें आपकी। कहने लगा वाह, यानी कि मुझे पूरा, अगर झूठ बोलो तो ऐसे करो पर नहीं बोलना ठीक है, यानी कि मुझे पूरा ये तीनों आइटम्स इकट्ठे लेने पर पूरा कितना 20,000 का डिस्काउंट। हमने कहा नहीं यार झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ऑलरेडी कूलर और फ्रिज जो हमसे खरीदने आता है 80,000 का, हम वो 70 का देते हैं, तो 10,000 तो हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं। एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपके लिए वो फिर ये बनता है। झूठ नहीं बोलेंगे भाई, जो बात सच्ची है सच्ची है। हाँ ठीक है ना, हलाल रोजी कमाने के लिए बैठे हैं भाईजान, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है जी कोई मसला नहीं। तो पास पेपर 9 का पार्ट ए है और ए में भी फिर आगे 1 है। ठीक है तो भाई इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप। स्टेप 1 कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा मुझे लगता है। सुभान अल्लाह, इतना आसान काम है। आज सिर्फ फिर ना ये उस्ताद इन गोलियां कराने आया, पढ़ाया छड़ाया इसने है कुछ नहीं है ना। जब जाके खोलोगे सवालों को और जाके पता लगेगा तुम लोगों ने क्या कुछ कर लिया है, तो फिर तुम कहोगे ओहो अच्छा। हाँ जी स्टेप 1 जी, क्या क्या चीजें ऑलरेडी बेच रहे हो? हीटर थे, कूलर E2 और E3। हीटर कूलर ना लिखा ना पर्चे चे, E2 और E3 स्टैंड अलोन प्राइस जी, जो ऑलरेडी 30 और 50। ठीक है टोटल कितना बनता है, यानी 80 वाला ये सामान जो बंदा इकट्ठा, यानी अलग अलग ये 80 के जो बनते हैं, अगर कोई बंदा हमसे इकट्ठा खरीदे तो हम उसको 70 में देते हैं। ये ट्रांजैक्शन प्राइस 70। ठीक है अब इसको आलू काटेड
ट्रांजैक्शन प्राइस बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। ठीक है, तो भाई 70। अच्छा अब ये भी लिखना छोड़ दें बस, ठीक है, जल्दी करें। 26 दलेर बोते हो गए, तो राउंड राउंड ही चला रहे हो, चलो अच्छी बात है। 26 30 44, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्टेप 2 आएगा। अब स्टेप 2 के लिए सवाल के मुंह पर ही इनको बिगाड़ा दे दो। देखो ओ भाई ये कोई चक्कर नहीं है, अब नया चक्कर, अब व्हील का चक्कर है। और व्हील का चक्कर क्या है? 26,000, वैसे 26,000 तो नहीं है लेकिन चलो 1000 में लिख रहा हूँ फिर। 26 और 44, ठीक है। तो अब वो कहानी खत्म भाई, वो कहानी खत्म। अब स्टेप 2 के अंदर आपने आकर फिर लिखा, लेकिन अब की बार आपने लिखा E1 E2, आपने बिठाया उसको, चाय शे पिलाई और उससे कहा भाईजान आप ये तीनों खरीदेंगे ना, ठीक है, तो आपको हम ये दे देंगे 90 में, ठीक है। तो 26 स्टेप 1 से उठाया, 44 स्टेप 1 से उठाया, और नहीं ये गलत हो गया, E2 था, 26 और 44 ऐसे, हाँ। और 30 लोग या कूलर और फ्रिज खरीदते हैं या अकेला अकेला खरीदते हैं। पहला बंदा आया है, वैशी ने कहा मैंने सारा कुछ खरीद के ले जाना तुम्हारी दुकान से, ठीक है, कितना 30। अब आलू काटेड एंड फ्राइड एंड फ्रेंच फ्राइज जी। लगता है दी नींदर पूरी नहीं, चवला मारी जाता है, छेती छेती क्लास मुक्के अल्लाह करे, है ना जी। ऐसे कह रहे हो आप दिल में, यार आप मेरे बारे में ऐसे कह रहे हो, बोलो कितना आता है फिर बताओ, सही कह रहे होगे फिर। अच्छा ये तो है बेटा जी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, ये तो है ना स्टैंड अलोन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कितने में इसको कह रहे हैं दे देंगे? 90। इस गाहक के कॉन्ट्रैक्ट को ये 10,000 एलोकेट होना चाहिए, तुम जमाइयाँ ले लो। अभी अगला सवाल कराता हूँ ना, 5 मिनट में लग पता जाएगा तुम्हें जी। कितना? 27 24 39, ठीक है जी। अच्छा और अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, इंडिपेंडेंट है तो क्या कहता है? SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ E1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ E3। सुभान अल्लाह। देखो भाई ऐसा कोई पैकेज ऑलरेडी मौजूद नहीं है, ठीक है, कि जिसके अंदर कोई बंदा आता हो रूटीन में और वो एक E1 और 2 E3 लेकर जाता हो। ऐसा तो कोई पैकेज ऑलरेडी नहीं है ना। तो ये तो फिर कुछ स्पेशल ही आया है बंदा जिसने कहा है मैंने 2 फ्रिज लेने हैं और 1 AC लेना है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं किया, ऐसा कोई ग्राहक आया नहीं था। अब ये इसका अपना अलग से ही मामला है, कोई स्टैंड अलोन प्राइस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमने यूं कहना है उसको, भाई E1 चाहिए आपको 1 और E3 चाहिए आपको 2, ऐसे ही है। अब E1 30 का 1 है और E3 जो हैं 2 अगर हैं तो 1 E3 कितने का है? 50 का, 50 इंटू 2 100 होता है जी, 100। व्हाट इज दिस स्टैंड अलोन प्राइस? ये है जनाब 130 और हमने इसको क्या कहा है? सर प्लीज तशरीफ लाए मोहतरम, आप अनहोने गाहक हैं हमारे, बिल्कुल आप जो कॉम्बिनेशन बनाया है जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपने बनाया है, कोई भी ग्राहक ने ऐसा कॉम्बिनेशन आज तक नहीं बनाया। वेलकम वेलकम, बैठे, बोतल पियेंगे, चाय पियेंगे। कितने में ऑफर लगा दी उनको हमने? 104 में सर ये तीनों आपको मिल जाएंगे। अब आप ये देख लें सर, चेक करें सर, आप 130 वाली चीज़ है आपको हम 104 में दे रहे हैं, हम कोई मसला ही नहीं। आप वैल्यूड कस्टमर है हमारे सर, आपने इकट्ठा ही इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इतना बड़ा ऑर्डर जी। 24 और ये ब्लू ना आपका काम है क्योंकि रेवेन्यू आपने बुक करना है। ये पकड़ाओ E1 क्या था हमारा, ये पकड़ाओ AC डिलीवर करो, रेवेन्यू ऑफ AC बुक कर लो 24 पे। ये 2 फ्रिज, 1 फ्रिज जाए तो 1, 2 जाए तो 2 रिकॉर्ड करते जाओ, जैसे जब ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करो। ये ब्लू का सेलर को नहीं, कस्टमर को नहीं पता होता। कस्टमर तो ये देखता है मैंने ये देने हैं और कस्टमर ये देखता है कि इतना मुझे डिस्काउंट मिला है 26। तो सारी हमारी कहानी। ओके
अच्छा यार, अब मुझे लगता है थोड़ा सा काम हो जाना है हैवी, ठीक है? तो बस ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ी सी ना थेरी, फिर इसकी ज़रा एवं ही थोड़ी सी हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी है। उसके बाद फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। 2 बजे तक क्लास इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। क्या कर रहा है डी खान वाले? नहीं, मैं नहीं हूँ सर, ये मेरे साथ वाला है। अच्छा जी भाई, अपना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था हमारा। हमने बात की कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो हमें याद हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी कि अगर इनमें से कोई एक ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं। स्पेशल केसेस, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। थोड़ा सा ऐसे याद रख लिया, ठीक है? अच्छा, अगली बात, ये दोनों होमवर्क में करने के बाद आप इधर आए और आप कहने लगे, ये 2.3 में लिखता है डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी कैन टर्मिनेट। उल्टा वो यूं हो गया ना, बात यूं बन गई कि एक पार्टी टर्मिनेट कर देगी, क्या टर्मिनेट ही कर दिया विदाउट कंपनसेटिंग अस, हमला ही कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ ईच पार्टी हैज एन एनफोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट। दोनों के पास टर्मिनेट करने का राइट हो, ठीक है जी। आ होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर। अब इधर देखो, पहली बात होली अनपरफॉर्म्ड होती क्या चिड़िया है भाई? आज वो जगह बनी हुई है हमारी, ओके। होली अनपरफॉर्मेड, होली अनपरफॉर्मेड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है जी? सेलर ने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं की, कस्टमर ने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की। क्योंकि सेलर ने अगर गुड्स डिलीवर कर दी मेरे बच्चों, तो फिर होली अनपरफॉर्म नहीं रहता, फिर एक तरफ परफॉर्मेंस हो जाती है, तो फिर दूसरी तरफ से पैसे भी देने ही पड़ते हैं, ठीक है? तो फिलहाल बात हो रही है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक होली अनपरफॉर्म्ड, लिख ही देता हूँ। क्या मतलब है कि जी सेलर, होली अनपरफॉर्म्ड का मतलब है कि सेलर हैज नॉट डिलीवर्ड, जैसे कल हमारी टीम हैज नॉट डिलीवर्ड, सेलर हैज not delivered, customer has not paid, ठीक है? इसको कहते हैं होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया? अब अगर होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है और मामला क्या हो गया है कि उसके अंदर एक टर्म पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई भी उसको टर्मिनेट कर सकता है और दूसरे को कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी, तो ऐसी सूरत के अंदर मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा था, हमने, मैं मिसाल एक बनाता हूं ये समझाने के लिए आपको, ठीक है? 27 दिसंबर को, करीब के साल के एंड पे, ठीक है, 27 दिसंबर 2024 को हमने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया, दिसंबर को हमने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? इधर लाओ जरा इसको, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब
हमने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किया। किस दिन बच्चों? 27 दिसंबर को। और अभी ये होली अनपरफॉर्म्ड है। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 बस आया खड़ा है, ठीक है। ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट है और कैंसल तो हो सकता है। अगर कैंसल हो सकता है, कैन बी कैंसल्ड, कैन बी कैंसल्ड, लेकिन विदाउट पेनल्टी। कैन बी कैंसल्ड विदाउट पेनल्टी। तो इधर देखो जरा, इन द बत्ती ऑफ, इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ IFRS 15 ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इट इज। तो इससे आगे बात ही खत्म, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है भाई ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन अगर बात तो है ना, होली अनपरफॉर्म विदाउट कंपनसेशन टू अदर, विदाउट कंपनसेशन है, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कैन बी कैंसल विदाउट पेनल्टी, विदाउट कंपनसेशन, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उठाओ यहां से, निकलो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहां से। कहते हो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर वो कह दे कि इट कैन बी कैंसल्ड विद पेनल्टी, अगर ऐसा हो तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? हो क्या ऐसा कभी हमने देखा है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाएगा? पहली बात, IFRS 15 की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट एक ठीक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट कंपनसेशन। तो ये तो कोई बात नहीं, हाँ कंपनसेशन दें अगले को, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इन द बत्ती ऑफ IFRS 15, इन द टॉर्च ऑफ IFRS 15, इन द रोशनी ऑफ IFRS 15, in the light of IFRS 15, it is a contract, जा नहीं आ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर ये आ कॉन्ट्रैक्ट है तो ये फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? इसको फिर IS 37 कहेगा मेरे पास ले आओ। अगर ये पेनल्टी के साथ कैंसिल होने की तरफ जा रहा है तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ही लग रहा है, तभी बंदा कैंसिल करता है। तो चलो देख लेते हैं, अगर ऑनरस है तो उसकी प्रोविजन बना लेंगे। तो ये बात यहाँ पे कर देना, लाइट ऑफ in the light of IFRS 15, it can be an onerous contract, but it is a contract, ठीक है। It can be, ओ यार लिख ला यार, it can be an onerous contract, ठीक है। अच्छा, तो अब ईयर एंड है, इधर देखो ईयर एंड है अभी बाद में, तो आज ही होली अनपरफॉर्म्ड है, ठीक है। आज ही ये होली अनपरफॉर्म्ड है। अगर आज आपने इसको कैंसिल करना है तो कर दें, विदाउट पेनल्टी वाला है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और अगर विद पेनल्टी वाला है तो फिर ईयर एंड पे ये जिसका करें तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बना के देख लें, उसी प्रोविजन बना लेंगे। 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया। मैं इसी तरह मिसाल बढ़ा रहा हूँ आगे, और हमने गुड्स डिलीवर की जाकर, जिसको कहते हैं ना होली अनपरफॉर्म्ड, 5 जनवरी को 2025 को गुड्स डिलीवर हुई हैं, और फिर पेमेंट रिसीव हुई है 7 को, 8 को, किसी भी दिन कैश रिसीव्ड,
तो कैश किस दिन रिसीव हुआ है जी? 8 जनवरी 2025 को, मिसाल के तौर। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला मामला था ये, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो गुड्स डिलीवर अगर इधर तो कुछ भी नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये IAS 37 वाला ऑनरस भी नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अच्छा, फिर गुड्स डिलीवर करनी है तो यहाँ भी कुछ नहीं करना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। फिर हाँ, जब कैश रिसीव हो जाए तो फिर ये उस तरफ ही चला जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा एग्जीक्यूट होगा तो फिर 8 जनवरी को जाके आप बेशक रेवेन्यू बुक कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ना बैठे रहना, चीज़ें डिलीवर कर दी, पैसे आ गए आपको। नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज लिखी हुई थी कि कोई भी दूसरे को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेशन। मैं नहीं। पहली बात, ये मामला ही तब है जब होली अनपरफॉर्म्ड है। जब परफॉर्म हो जाए ना जी, जब परफॉर्म हो जाए, ठीक है, ये देखो ईयर एंड के बाद हुआ परफॉर्म जाके, जब परफॉर्म हो जाए तो बस फिर इस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, जिस दिन पैसे आ जाए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, डन। और सही है। तो ये ज़रा इस एग्जाम्पल को थोड़ा ट्राई कीजिएगा पढ़ने की, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं। बस थेरी यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल क्लास को कर दें बंद, पार्ट बी यहाँ से शुरू करते हैं।